हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे अपने ज़माने के। इन्होंने ईस्ट और वेस्ट की जो नॉलेज है, जो उस टाइम पे जो कुछ भी नया हो रहा था वर्ल्ड में, उसे इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया। हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में अगर बात करें या कुछ भी कहा जाए या लिखा जाए तो शायद एक पूरी बुक भी कम पड़ेगी। हेनरी डेरोजियो एक इंडियन पोएट, टीचर और एक फ्री थिंकर थे। उन्होंने कोलकाता के हिंदू कॉलेज में 1826 में असिस्टेंट मास्टर के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग के बारे में बताया। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकी अर्ली लाइफ हिस्ट्री क्या थी। इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में एक यूरेशियन फैमिली में हुआ। यूरेशियन मीन्स यूरोपियन एंड एशियन मिक्स्ड ब्लड थे। मीन्स इनके पेरेंट्स में से एक यूरोपियन थे और एक एशियन थे, तो इसकी वजह से इनकी फैमिली में मिक्स्ड ब्लड ग्रुप माना जाता है। तो हेनरी डेरोजियो जो थे वो एक यूरेशियन फैमिली में पैदा हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, और ये कोलकाता के पदमपुकुर नाम की जगह पे जो यूटली में है वहाँ पे पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम फ्रांसिस डेरोजियो था, जो एक इंडो पुर्तगीज थे। मीन्स पुर्तगीज फादर और इंडियन मदर की संतान थे वो। हेनरी डेरोजियो की जो मदर थी सोफिया जॉनसन, वो इंग्लिश वुमन थी, और वो जब ये छोटे से ही थे तभी वो इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर ने दूसरी शादी की, तो इनकी जो सेकंड मदर थी उन्होंने इनको पाला पोसा। और फ्रांसिस डेरोजियो के जो फादर थे एक चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम करते थे। लाइफस्टाइल था काफ़ी अच्छा बना रखा था, और काफ़ी अच्छे से वो अपनी फैमिली को भी रखते थे और खुद भी रहते थे, और वो पूरी तरह से यूरोपियन तौर तरीकों से रहते थे। वैसे तो ये लोग लोअर सर्कुलर रोड पर रहते थे, और जहाँ पे जो दूसरी ब्रिटिश फैमिलीज, यूरोपियन फैमिलीज रहती थी, लेकिन क्योंकि यूरेशियन को उस समय पे अच्छा नहीं समझा जाता था, इन लोगों को जो ब्रिटिश लोग थे वो भी एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, और वो लोग अपने से कम दर्जे का समझते थे इन लोगों को। और इसी तरह हिंदू लोग भी इन लोगों को अच्छा नहीं समझते थे, और इस तरह मुस्लिम लोग भी इन लोगों को अच्छा नहीं समझते थे। तो एक तरह से जो यूरेशियन फैमिली के लोग थे या यूरेशियन लोग उस टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे इंडिया में जो रहते थे, वो एक अपने आप को एक अदरनेस थी उनके अंदर कि हम क्यों अलग हैं औरों से, क्यों ये लोग हमें अच्छा नहीं समझते। ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर समझते थे और वो इन लोगों को अपने से इंफीरियर समझते थे। इसलिए ये यूरोपियन लोगों के घरों के आसपास रहते हुए भी जो ब्रिटिश एलीट वर्ग था या दूसरे यूरोपियन एलीट पीपल थे वो दूर रहते थे, और इनका घर थोड़ा दूर था वहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूरेशियन लोग थे उस समय पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय पे, तो वो लोग इनको बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचने नहीं देते थे, और ज़्यादातर ये लोग क्लरिकल और अकाउंटेंट और इस टाइप की पोस्ट पे ही काम करते थे। फिर भी फ्रांसिस डेरोजियो ने, जो खुद भी एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे, चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट पे, और उन्होंने अपने बच्चों को भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन दी। उनको अपने बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन देने का उनका बहुत शौक था, और जो फैमिली ने पूरा यूरोपियन लाइफस्टाइल ही अपना रखा था। हेनरी विवियन डेरोजियो 3 भाई थे और इनकी 2 बहनें थी, और सभी भाई बहन बहुत ही
अर्ली डेथ हो गई थी सबकी। बस जो डेरोजियो ही थे जिन्होंने सबसे लंबा जीवन काल पाया था, और वो भी 23 साल 8 महीने की एज में एक्सपायर हो गए थे। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो मींस जो जैसे यूरेजियन अभी मैंने बताया, एंग्लो इंडियन कहा जाता है इनको, तो ये ब्रिटिश राज का काफ़ी सपोर्ट करते थे। पर इन लोगों को जो वहाँ के नेटिव लोग थे उनसे भी अपनी दूरी बना के रखनी पड़ती थी। डेरोजियो वो ऐसे समय में रह रहे थे जिस समय पे एक ऐसा समय चल रहा था कि ट्रांजिशन का टाइम चल रहा था। एक्चुअली उस समय पे जो पूरी तरह कंप्लीटली आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली वहाँ पे ब्रिटिश राज था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और जो ब्रिटिश थे वो पूरी तरह से इंडिया में सेटल नहीं हुए थे। वो लोग अपनी जड़ें जमा रहे थे। उनके लाइक मराठा से युद्ध हो गया, मराठा पावर को वीक कर दिया उन्होंने, और अपने यहाँ पे आके वो रहने लगे। अपने आप को वो सुपीरियर बताते थे और इंडियंस को रिप्रेस करके वो रहते थे। और ऐसा समय भी चल रहा था कि जहाँ सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन इंग्लिश और नेटिव्स के बीच में अब होने लगे थे। मीन्स इंग्लिश में भी हर टाइप के लोग थे, जो जैसे मैंने अभी बताया कि यूरेजियन थे, एंग्लो इंडियन थे, और जो दूसरी कंट्रीज के जो से पुर्तगीज या डच जो थे उनके भी इंडियंस के साथ सोशल और कल्चरल इंटरेक्शंस काफ़ी पॉसिबल थे, ओपन थे उस समय पे। तो आपस में बातचीत का माहौल था, और वो ऐसे टाइम में रह रहे थे जिस समय पे वो खुद अपनी पर्सनालिटी डिसाइड कर नहीं पा रहे थे कि आखिर इस पूरे कंट्री में, ये जिस जगह पे भी मैं रह रहा हूँ, इस समय पे मैं कौन से प्लेस पे हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं और कोई इनकी कास्ट से और किसी ग्रुप से मैं एसोसिएट नहीं हो पा रहा, तो मैं हूँ कौन। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे ढूंढते थे, और लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे कि हम लोगों में आखिर क्या ऐसी कॉमन चीज़ है जो हमें जोड़ सकती है आपस में। क्योंकि उनका पहनावा अलग था, उनका कल्चर अलग था, उनकी बोली अलग थी। जैसे इनको पढ़ने का बहुत शौक था, और काफ़ी जो फॉरेन राइटर्स की बुक्स भी पढ़ते थे, फॉरेन न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ते थे, फॉरेन जो न्यूज़ थी उनसे अपडेट रहते थे। उस समय का समय ऐसा चल रहा था कि उस समय पे लाइक इटली और इन सब में काफ़ी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रहा था। कॉलोनियलिज्म से जैसे अमेरिका आज़ाद हुआ था और फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, तो काफ़ी इन सब चीज़ों की चर्चाएं होती रहती थी। और नेशनलिज्म नाम काफ़ी सुनने में मिलता था। तो जब इन्होंने उन लोगों के बारे में पढ़ा, जाना, तो उन्हें ये पता चला कि इन सभी देशों में एक चीज़ कॉमन हुई है कि इन्होंने अपने आप को किसी न किसी ऐसी चीज़ों से जोड़ा कि जिन लोगों के कल्चर सेम थे, जिन लोगों की लैंग्वेज सेम थी, जो एक जगह पे रहते थे, जो एक सेम इंटरेस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन सब लोगों ने मिलके जब संघर्ष किया, जो मीन्स ये सब नॉन आर्मी वाले सिविलियन लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, और फिर उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, तो वहाँ से इनको नेशनलिज्म का आइडिया पता चला। और बहुत सारे जो कंट्रीज थे उस समय नेशन स्टेट्स बने थे, और बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी। और उस समय पे एक आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट काफ़ी चल रहा था कि साइंस को ज़्यादा जानने लगे थे, मानने लगे थे लोग कि हर चीज़ के पीछे लोग रीज़न ढूंढते थे। और उस समय पे काफ़ी नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही थी, काफ़ी नई नई इनोवेशंस हो रही थी मशीन्स की, और मीन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो था वो काफ़ी चरम पे था अपने। और जो काफ़ी चीज़ें जैसे क्लोथिंग वगैरह उनसे बनाई जाती थी, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे थे वर्ल्ड में, तो सभी लोग उनसे बहुत इम्प्रेस होते थे। और डेरोजियो के टाइम में मैंने बताया है आपको कि किस टाइप का इंडिया था, कि उस समय पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी, वो अभी ब्रिटिश क्राउन से
एसोसिएट ब्रिटिश क्राउन का राज नहीं आया था इंडिया में, लेकिन फिर भी वहां पे जो ब्रिटिश राज का नाम चलता था। राज वर्ड जो था उसका कोई ऑफिशियल मीनिंग 1857 से पहले नहीं था। ब्रिटिश ने पूरा इंडिया नहीं जीता था और वो कुछ डिप्लोमेटिक अलायंसेस करते थे, कुछ संधियां करते थे, कुछ शर्तें रखते थे, इस टाइप से उनका काम चल रहा था। ब्रिटिश जो थे उनके अत्याचार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे काफी करते थे टैक्स वसूलने के लिए, क्योंकि बाकी जो इंडियन पीपल थे वो काफी गरीब हो चुके थे। गरीब क्यों हुए थे? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने, क्योंकि वो ट्रेड करने के लिए आए थे, उन्होंने जब कमर्शियलाइजेशन कर दिया था, जैसे इंडिगो, ओपियम, कॉटन, टी, इस तरह की जो फसलें थी वो उगाने के लिए कहते थे। और उस समय पे पीजेंट्स जो थे वो जब उन्होंने ये जैसे इंडिगो की फसल कहते हैं जहां हो जाती थी, तो वो जो लैंड थी वो और कोई फसल नहीं उगा पाती थी, वो इतनी ज्यादा बैरन हो जाती थी, इनफर्टाइल हो जाती थी वो लैंड। तो जो पीजेंट्स थे उसके बाद काफी जो है अकाल पड़ा, लोग खाने के लिए तरसे, इंडिया में गरीबी का माहौल हो गया और काफी परेशान हुए लोग। और लेकिन ये जो ब्रिटिश थे वो उस पे भी और ज्यादा टैक्स लोगों पे लगाते थे, वसूलते थे टैक्स। और इन्होंने ब्रिटिश जो थे उन्होंने काफी चालाकी से इंडिया का जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, मीन्स करघे पे घरों में जो इंडियन हैंडलूम्स होते थे उन पे कपड़ा बनता था, अलग जो लोकल जो इंडस्ट्री थी हैंडलूम की, चरखे पे काता जाता था कॉटन को, और इस तरह की चीजें वहां पे होती थी। लेकिन ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से कॉटन ले जाते थे सस्ते रेट में और वहां पे जाके सस्ते रेट में कपड़ा मशीनों में बन जाता था और फिर यहाँ पे लाके वही कपड़ा इंडिया में महंगे दामों में बेचते थे। तो काफी अत्याचार कर रहे थे किसानों पे और उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, ओपियम, कॉटन, टी ये सब उगाएं और फूड ग्रेन कम उगाएं। इसकी वजह से काफी गरीबी और भुखमरी फैल गई थी। इसके अलावा फोर्स्ड लैंड रेवेन्यू जैसे कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इस तरह के टैक्सेस उन्होंने लगा रखे थे। बहुत सारे कैश, भारी भारी कैश टैक्सेस पीजेंट पे वो लगाते थे। और इतना इंग्लिश और यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, उसके बाद भी आप ये सवाल पूछेंगे कि डेरोजियो जो है वो टीचर और राइटर के तौर पे इंडियन कैसे बने, इंडियन कैसे बन गए वो? क्योंकि उनकी एजुकेशन भी इंग्लिश में ही हुई, उनका रहन सहन भी यूरोपियन था, उनकी भाषा भी यूरोपियन, वो दिखने में भी यूरोपियन, पर्सनालिटी भी यूरोपियन, कपड़े भी यूरोपियन वाले पहनते थे। तो फिर जब वो पढ़ाते थे, जब वो जो वो लिखते थे पॉम्स वगैरह, तो वो इंडियन कैसे? अब अगर इनके एजुकेशन और करियर की बात की जाए कि जैसा कि मैंने बताया इनके फादर जो थे इनको बहुत शौक था कि मेरे बच्चे बेस्ट स्कूल्स में पढ़े। तो उस समय पे सबसे फेमस जो इंस्टीट्यूशन थी वो था डेविड ड्रमंड का स्कूल था, वो धर्मतला एकेडमी थी कोलकाता में, वहाँ पे था। तो इन्होंने वहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन दिलाया। खासतौर पे हेनरी की बात करें तो 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक ये डेविड ड्रमंड के स्कूल में पढ़े। और डेविड ड्रमंड जो है वो बहुत मानवीय पर्सनालिटी थी अपने ज़माने की। वो एक स्कॉटिश मैन थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, क्लास 6 में काफ़ी मास्टर थे, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, और उनका एक पोइटिक टेम्परामेंट था। और ड्रमंड के स्कूल में काफ़ी खुला माहौल था। वहाँ पे और इंडियन स्कूल्स की तरह ऐसे नहीं किया जाता था कि यूरोपियन बच्चे ही पढ़ेंगे, इंडियन बच्चे नहीं पढ़ेंगे। वो सब बच्चों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होता था। वहाँ यूरोपियन भी पढ़ते थे और इंडियन स्टूडेंट्स भी एक तरह से पढ़ते थे। और जो ड्रमंड थे वो अपने स्टूडेंट्स को कहते थे आसपास के माहौल को ध्यान से सुनो समझो और फ्रीली सोच के देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। धर्मतला एकेडमी में ही डेरोजियो ने ये सीखा कि जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है और फिलॉसफी है वो पुरानी और मिडल लिटरेचर से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस समय में आप रह रहे हो, जो आपका वर्तमान समय है, उस समय का आपको लिटरेचर और फिलॉसफी पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया जो है वो आपकी मदरलैंड है, ये भी इन्होंने वहीं से सीखा।
और इन्होंने ये भी सीखा कि एक कम्युनिटी में रहना ज्यादा बेहतर है अकेले रहने से। रेशनलिज्म ज्यादा बेटर है एक ट्रेडिशन से, कि एक ट्रेडिशन चली आ रही है उसको अंधाधुंधा फॉलो करते जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के रेशनलिज्म से भी काम लेना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कहाँ से ये चला। उनके स्कूल टाइम में ही उन्होंने काफ़ी अच्छी इंग्लिश, क्योंकि उस समय जब डेरोजियो का टाइम था, 1820 का टाइम था, उस समय पे जो कीट्स, बायरन, शैले, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इनकी पोइट्री काफ़ी फेमस थी, काफ़ी उनका रोमांटिक पीरियड चल रहा था इंग्लिश लिटरेचर का, तो काफ़ी इम्प्रेस थे ये उनसे। इसके अलावा ये फिलोसफिकल राइटर्स की भी बहुत अच्छी बुक्स पढ़ते थे, और इन्होंने काफ़ी इन लोगों की जैसे शैले, कीट्स, बायरन का जो स्टाइल था उसके बेस पे इन्होंने भी अपनी पोइट्री का स्टाइल जो है वैसा ही रखा, और उनके इन्फ्लुएंस के अंडर ये रोमांटिक और रेवोल्यूशनरी पोइट्री लिखते रहे। और इनके फादर तो मैसर जे स्कॉट एंड कंपनी में काम करते ही थे, और डेरोजियो ने पोइट्री लिखना स्कूल टाइम से ही शुरू कर दिया था, और वो अपने स्कूल में ड्रामास में भी पार्टिसिपेट करते थे। उनके ज़माने में मेरेडिथ पार्कर के ये कंटेम्प्रेरी थे, डीएल रिचर्डसन थे, डेविड हेयर थे। जो मेरेडिथ पार्कर और डीएल रिचर्डसन ये तो सिविल सर्वेंट्स और इंग्लिश मास्टर्स माने जाते थे, उनमें से थे। डेविड हेयर जो थे फिलैंथ्रोपिस्ट थे, काफ़ी लोगों की भलाई के लिए एजुकेशन में स्पेशली काफ़ी इंटरेस्ट था इनका। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस ज़माने में इन्होंने काफ़ी खोली उस समय पे। राजा राम मोहन राय भी इनके कंटेम्प्रेरी थे, और राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा को बंद कराने के लिए बेंटिक को लेटर लिखा ही था। डेरोजियो हैं, उन्होंने अपनी नई स्टाइल की जो पोएटिक राइटिंग थी उससे बंगाल रेनेसां उस समय पे, जैसे राजा राम मोहन राय के ज़माने से चल रहा था, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी साइंस, मैथ्स ये पढ़ाया जाना चाहिए जैसे इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है। और इन्होंने इनके एसेज भी बंगाली जर्नल्स में, मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में छपते थे। मीन्स स्कूल टाइम से ही काफ़ी अच्छा ये कर रहे थे। 14 ईयर की एज में जब स्कूल में पढ़ते थे, तब स्कूल से निकलने के बाद इन्होंने अपने फादर की ऑफिस में कोलकाता में ही क्लैरिकल जॉब का काम किया। उसके बाद शायद ये बीमार हो गए थे, तो फिर उसके बाद इनके फादर के भाई थे जो इनके अंकल थे, उन्होंने इनकी मदर की बहन से ही शादी की थी। तो ये अपने अंकल आंटी के पास भागलपुर में चले गए। इनके अंकल एक इंडिगो फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पे, और जब ये भागलपुर में रहते थे तो वहाँ पे गंगा नदी की सुंदरता देख के काफ़ी इम्प्रेस हुए, और वहाँ पे ही पहली बार ये कॉमन पीपल के कांटेक्ट में आई। मीन्स इन्होंने कॉमन लाइफ देखी, कॉमन लोग देखे। उन्होंने किसी के लोगों के घरों में किसी के मरने पे विलाप, किसी खुशी का सेलिब्रेशन, ये सब बहुत नज़दीक से वहाँ पे देखा। वहाँ पे ही इनका सबसे पहली बार इनका कांटेक्ट हुआ इन ह्यूमन इनवैल्यूएबल फीलिंग्स से, जिसमें पैशन ऑफ लव है, फेथ है, पिटी है, कंपेनियनशिप है और सहनशीलता की भावना है। ये सब इन्होंने बहुत नज़दीक से एक छोटे टाउन की लाइफ को वहाँ पे देखा। गंगा पे ही एक वो था, एक आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड को ही जखीरा कहा जाता है। वहाँ पे उन्होंने एक बार एक फकीर को देखा, और वहाँ पे ये गए उस आइलैंड पे, और वहाँ पे जाके वहाँ की ब्यूटी से और बाकी जो कुछ भी वहाँ पे उस ज़माने में वो देखते थे कि जैसे लेडीज़ को सती कर दिया जाता था या और चीज़ें भी ये देखते थे, तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से एक पोएट्री लिखी जिसमें उन्होंने एक लेडी जो सती होने वाली है और फकीर है, वो उसका वो लव इंटरेस्ट बन जाती है। जो फकीर है वो उसे सती होने से बचाता है। लास्ट में ये फकीर और ये जो लेडी है ये दोनों मर जाते हैं। तो ऐसा कुछ करके इन्होंने पोइट्री लिखी है जो बहुत ही खूबसूरत है, और पूरी बायरन के स्टाइल से इन्होंने लिखी है। तो इनकी ये जो पोम है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इनकी जो पहली वॉल्यूम है पोम्स की, वो तब
पब्लिश हुई थी जब ये अपने टीन्स में ही थे, और इनका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि ये बायरन को फॉलो कर रहे हैं, कीट्स को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे रोमांटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। पर जो एक वहाँ पे कैलकाटा में एक एडिटर थे जॉन ग्रांट्स, ये काफी इम्प्रेस हुए थे इनकी जो पॉम्स थी उनसे, और इन्होंने इनका जो वॉल्यूम था जो पब्लिश किया, और इन्होंने उन्हें बोला कि उन्हें और एनकरेज किया कि आपको और ज़्यादा पॉम्स लिखनी चाहिए और आप यहाँ पे कोलकाता में आ जाओ और यहाँ पे आके मेरे इंडियन गजट में आप एडिटर बन जाओ। तो ये वहाँ पे जाके सब एडिटर बन गए थे इंडिया गजट के, और कैलकाटा गजट नाम की जो जर्नल थी उसके ये एडिटर थे। वो कैलकाटा आए और उस समय पे ये 17 साल की उम्र के थे, और इन्हें हेयर जो थे डेविड हेयर, उन्हें एक इंग्लिश का प्रोफेसर चाहिए था हिंदू कॉलेज के लिए। तो उन्होंने जब डेरोजियो ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो हेयर ने इनको रिकमेंड किया, क्योंकि हेयर जो थे वो इनकी पोइट्री से काफ़ी इम्प्रेस थे। इनकी न्यूज़पेपर में इनके एसेज और जो पोइट्री छपती रहती थी तो वो काफ़ी इम्प्रेस थे इनसे। हिंदू कॉलेज में इन्हें इंग्लिश और हिस्ट्री का प्रोफेसर अपॉइंट करवा दिया गया। अब कोई 17 साल का बच्चा, जो अभी आज की डेट में देखा जाए तो 17 इयर्स का तो शायद 12th में होता है बच्चा। सबसे पहली चीज आती है कि कॉलेज को 17 इयर्स के प्रोफेसर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक तो वो समय था, ब्रिटिश का जमाना था। हिंदू कॉलेज जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा राम मोहन राय इन दोनों की मिलीजुली एफर्ट से सेटअप हुआ था। दूसरा, कॉलेज जो था वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, और जो उनको डेरोजियो ऐसे कैंडिडेट मिले जो कि यूरोपियन लुक्स के साथ थे और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे थे, और उनकी जो पोएट्री जो थी वो छपती रहती थी, पब्लिश होती रहती थी मैगजीन्स में, और उनके एसेस पब्लिश होते रहते थे। तो काफ़ी लोग जानते भी थे उनको कि हाँ ये लिखते हैं, और एकेडमिक एक्सेलेंस काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे क्या है, रेशियलिज्म था कॉलेज में। वो क्या था, रंग भेद नीति, कि अगर एक इंडियन है, इंडियन प्रोफेसर है और एक ब्रिटिश ऑफिसर है, तो अगर इंडियन ऑफिसर को 100 रुपए तनख्वाह मिल रही है तो जो ब्रिटिश प्रोफेसर है उसे 300 रुपए तनख्वाह मिलेगी। तो इनको लगा कि एक ईस्ट इंडियन है, ये ईस्ट इंडियन जो है वो यूरोपियन से तो कम ही सैलरी लेगा, कि बजाय कि हम इंग्लैंड से एक प्रोफेसर को लेके आए उससे बहुत ज्यादा सैलरी दे, उसकी बजाय से ये ईस्ट इंडियन कंपनी का उम्र में छोटा है बट हाँ हमारा काम तो चल ही जाएगा। और वाकई में जो हेनरी डेरोजियो थे वो इस चॉइस पे खरे उतरे। हिंदू कॉलेज में मई 1826 को हेनरी डेरोजियो को अपॉइंट कर दिया गया असिस्टेंट मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पोस्ट पे, और जो इन्होंने जो कुछ भी ड्रमंड एकेडमी में सीखा था वो सब इन्होंने अपने बच्चों को सिखाना, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को वो खुद भी बहुत पढ़ते थे और अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते थे कि तुम भी बुक्स पढ़ो, जैसे थॉमस पेन की, इन ब्रिटिश राइटर्स की या फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं, जैसे थॉमस पेन है, उनकी राइट्स ऑफ मैन पढ़ो और दूसरे वर्क्स पढ़ो। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि फ्री होके सोचो। उन्होंने बोला कि आप एक दूसरे से जो भी कुछ तुम्हारे आसपास हो रहा है, जो भी तुम्हारी फैमिलीज में हो रहा है, उसके बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछो। और उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उन्हें तुम फैलाओ, एक दूसरे से बात करो, डिस्कस करो। उन्होंने उन्हें सिखाया कि जो इंडिया है वो उनका देश है, इसे इंडिया को कॉलोनियलिज्म से ही आजाद नहीं करवाना है बल्कि अपने कल्चरल और सोशल ऑर्थोडॉक्सीज से, ऑर्थोडॉक्सीज होती हैं रूढ़िवादियां कि जो बिना सोचे समझे हम गलत चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, उनसे भी आजाद करवाना है। तो इन्होंने एक तरह से एक स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस उठाने की भावना पैदा कर दी कि आपको ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे कि एक ब्रिटिश लोगों की पावर इंडियन लोगों पे कैसे काम कर रही है, इस पे भी क्वेश्चन आपको उठाना है।
और आपको अपने कल्चरल और सोशल ऑर्थोडॉक्सीज पे, मीन्स जो सिर्फ गलत चीजें हो रही है उन पे क्वेश्चंस उठाने हैं। और इन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस ही उठाने को कहा। उन्होंने जो बच्चों को सिखाया कि क्वेश्चंस पूछो, तो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने जो कुछ भी वो सोसाइटी में देखते थे, जैसे सती प्रथा हो रही है या बच्चों की बलि हो रही है या फिर विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा है या फिर औरतों के साथ भेदभाव हो रहा है, हर चीज पे उन्होंने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। और उस समय पे नेशन स्टेट्स जैसा कोई भी विचार दूर दूर तक नहीं था। डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि क्योंकि वो हिस्ट्री के टीचर थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने सिखाया कि ताकि वो नेशनलिज्म सिखा सकें। क्रिएटर ऑफ पब्लिक स्फेयर इन बंगाल। पब्लिक स्फेयर क्या होता है? पब्लिक स्फेयर वो जगह होती है जहां पे आप किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं, किसी भी चीज पे बहस करते हैं, बात करते हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जैसे लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री। तो इस तरह से इन्होंने बातचीत को मौका देने के लिए, जो डिस्कशन को मौका देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एकेडमिक एसोसिएशन नाम की एक इंस्टीट्यूशन खोली अपनी। एक इन्होंने ग्रुप बनाया, एकेडमिक एसोसिएशन नाम से क्लब शुरू किया, और जिसके प्रेसिडेंट ये खुद थे। और वहां पे ये जो कुछ भी सोशल नॉर्म्स हैं वो सब डिस्कस किया जाता था। और इस एकेडमिक एसोसिएशन की जो ऑडियंस मेंबर थे उनमें डेविड हेयर थे, गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी थे, बिशप कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मीन्स बड़े बड़े लोग आते थे ये सब बातें सुनने के लिए। डेरोजियो की जो रेवोल्यूशनरी राइटिंग्स थी, जो इनके क्रांतिकारी विचार थे, वो अलग अलग न्यूज़पेपर में काफी छपते रहते थे और काफी क्रिटिसिज्म होता था कोलकाता में, क्योंकि उसमें ऑर्थोडॉक्सीज का जमाना था। जो हिंदू मुस्लिम जो भी लोग थे वो काफी अपने धर्म को, अपनी जो भी चीजें थी उनको बहुत ज्यादा मानते थे। यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। एक तरह का युद्ध था कि जो जनरल में तो इंडियन सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्सीज के खिलाफ था, और पर्टिकुलर बंगाल में ज्यादा था ये। और जो इंपीरियल डोमिनेशन थी, कि जो ब्रिटिश डोमिनेशन है, उसके भी खिलाफ था ये। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी डेरोजियो ने शुरू किया था। इसके थ्रू यूथ जो था वो एक नई आइडेंटिटी और नए रोल की तरफ बढ़ रहा था। हिंदू कॉलेज के ब्राइट और जो रेडिकल स्टूडेंट्स थे उनका ग्रुप था ये। उन स्टूडेंट्स ने ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में जातिवाद, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज और पॉलीगैमी मीन्स बहुपत्नी प्रथा और इन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने पीजेंट्स को जो फोर्स, किसानों से जो जबरदस्ती मेहनत करवाई जाती थी उनके खिलाफ, उनके प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाई। और इन्होंने प्रेस के फ्रीडम के लिए आवाज उठाई। और इन्होंने कॉलोनियल पावर पे भी क्वेश्चन किए कि किस हक से अंग्रेज इंडिया के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उन पे टैक्स लगा रहे हैं, उन्हें इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। डेरोजियो सोचते थे कि आप सती प्रथा को तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक कि विमेन खुद एजुकेटेड नहीं हो जाती, क्योंकि इस प्रथा के साथ लोगों की कोमल और पवित्र भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को दबा के, उन्हें सप्रेस करके, उनकी भावनाओं को हर्ट किए बिना इस तरह की रिचुअल को समाप्त कर ही नहीं सकते। इस मामले में उनका राजा राम मोहन रॉय से मतभेद था। यहीं से पता चलता है कि उनके ऊपर बेकन, मिल्टन, शैले, जॉनसन वगैरह के एनलाइटनमेंट का कितना प्रभाव था। ये जो मूवमेंट था ये फ्री थॉट का था, रेशनलिज्म का था, रेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग का था, और एक तरह की मॉडर्न एजुकेशन शुरू हुई थी इंडिया में। हिंदू कॉलेज था, एक्चुअली ब्रिटिश कंपनी ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया था कि ब्रिटिश एजुकेशन को अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें अपने काम इंडिया में करने के लिए इंग्लिश लोग चाहिए थे कि जो इंग्लिश जानते हों, इंग्लिश तरीके से एजुकेटेड हों, और उन्हें अपने काम करवाने के लिए उन लोगों की जरूरत थी।
इसलिए वो चाहते थे कि इंडियन लोगों की एक ऐसी क्लास तैयार की जाए जिससे उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का काम जो है वो इजी हो सके इंडिया में, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन की काफ़ी दिक्कत आती थी और काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। और वो चाहते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका जो ट्रेड है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। डेरोजियो के स्टूडेंट्स को ही डेरोजियन कहा जाता था और ये सब मैगजीन्स में लेख वगैरह लिखते थे। तो पार्थेनन जो है ये इनके हेनरी डेरोजियो के स्टूडेंट की ही हिंदू कॉलेज की ही पत्रिका थी ये। इसके अलावा हेस्परस ज्ञान अन्वेषण होगा शायद इसका नाम, यहाँ पे जननेशन लिखा हुआ है, जननेशन, इंडिया गजट, द कैलकाटा लिटरेरी गजट, द इंडियन मैगजीन, द बंगाल एनुअल और द इंक्वायरर, ये सब मैगजीन जो थी वो डेरोजियंस की थी, यंग बंगाल ग्रुप की थी। ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे यंग बंगाल के? एक्चुअली डेरोजियो के स्टूडेंट्स को ही यंग बंगाल कहा जाता था और इनकी सबसे पहली तो एकेडमिक एसोसिएशन थी जो डेरोजियो ने ही बनाई थी और उनके प्रेसिडेंट भी डेरोजियो ही थे और ये 1828 में बनाई थी। और इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर रखा था वो मणिकतला नाम की जगह थी, वहां पे रखा था। और डेरोजियो तो इसके प्रेसिडेंट थे ही और इनके ही एक स्टूडेंट थे उमाचरण बसु, वो इसके सेक्रेटरी थे। और इसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे रामतनु लहरी, प्यारी चंद मित्रा, शिवचंद्र देव, ये सब डेरोजियो के स्टूडेंट्स थे। कृष्ण मोहन बनर्जी, रसिक कृष्ण मलिक, राम गोपाल घोष, राधा कांत सिकदर, दक्षिणा रंजन मुखर्जी एंड हरचंद्र घोष, ये सब इसके मेंबर्स थे। एक और सोसाइटी थी, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, फरवरी 1838 को ताराचंद चक्रवर्ती ने स्थापित की थी, जो कि मींस डेरोजियो के एक्सपायर होने के काफी टाइम बाद की बात है। सेक्रेटरीज थे रामचंद्र लहरी और प्यारी चंद मित्रा, ये भी यंग बंगाल की एकेडमिक एसोसिएशन थी। डेरोजियो के सहायता से उनके स्टूडेंट्स ने एक वीकली न्यूज़पेपर भी शुरू किया था पार्थेनन, और इसका जो पहला पब्लिश्ड इशू था उसमें गवर्नमेंट के एक्शंस की और अनहेल्दी सोशल प्रैक्टिसेस की जम के निंदा की गई थी। एजुकेटर के तौर पे डेरोजियो जो थे वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग, अपने बारे में सोचना सिखाया कि खुद से सोचो, खुद के बारे में सोचो। उन्होंने उन्हें एनकरेज किया कि बड़े ग्रेट राइटर्स के बुक्स पढ़ो, अपने सिलेबस के अलावा भी राइटर्स के बुक्स पढ़ो, जैसे जॉन लॉक है, थॉमस पेन है और भी हैं रोमांटिक्स जो जिन्होंने उसमें पे रेवोल्यूशनरी वर्क लिखे, उनके बारे में पढ़ो। उन्होंने उन्हें फ्री सोचने और जो कुछ भी तुम सोचते हो उससे, जो भी तुम फील करते हो उसे एक्सप्रेस जरूर करो, ये उन्होंने कहा, ताकि लोगों के दिमाग खुले और वो सोचें कि हाँ ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं पहले से, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने ट्रुथ और वर्चू को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि अगर तुम्हें डिस्कशन करना है तो कॉलेज में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज के बाहर हम मिल सकते हैं और कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे डिबेट करवाते थे, डिफरेंट सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल टॉपिक्स पे डिबेट करवाते थे। और उनके ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो अपर कास्ट हिंदू फैमिलीज के थे, जिन हिंदू फैमिलीज में अपना जो ट्रेडिशन है उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और उनका जो पालन पोषण है उन स्टूडेंट्स का ट्रेडिशनल हायरार्कीज में हुआ था कि जैसे जाति प्रथा में छोटी बड़ी जातियों जिसमें मानी जाती हैं, उस तरह के माहौल में उनका पालन पोषण हुआ था। उनके जो इन्फ्लुएंस थे वो अपने स्टूडेंट्स पे इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने रिलीजन चैलेंज ही नहीं किया, उन्होंने अपना रिलीजन, अपना धर्म भी बदल लिया और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। 1 2 3 तो ऐसे थे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को ना सिर्फ अपनाया बल्कि उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि गौमांस भी खाने लग गए थे और ड्रिंकिंग भी करने लग गए थे। तो यहाँ पे नाम किसका बदनाम हुआ? डेरोजियो का। यहाँ पे डेरोजियो को कहना था कि उन्होंने कभी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहा कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ फ्री थिंकिंग के लिए कहा और क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा।
उनके स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत रिलीजन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लग गए थे, अपने घर में काफ़ी बहस करने लग गए थे, और इससे उनके जो पेरेंट्स और जो सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे। जैसे वो सती प्रथा पे प्रश्न पूछते थे, या फिर विधवा पुनर्विवाह पे प्रश्न पूछते थे, या फिर लेडीज़ के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशंस होते थे उन पे प्रश्न पूछते थे, बच्चों की बलि प्रथा उस समय पे थी उस पे प्रश्न पूछते थे, जातिवाद पे प्रश्न पूछते थे। तो जो घर के लोग थे वो काफ़ी इरिटेट हो जाते थे, और वो इस सब का कारण डेरोजियो को ही ठहराते थे। ओरिएंटल मैगजीन ने तो यहाँ तक लिखा कि जो डेरोजियंस हैं, मींस डेरोजियो के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि वो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो यही प्रोग्रेस है कि उन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया, उन्होंने गौ मांस खाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बियर पीनी शुरू कर दी। तो इस तरह के इल्ज़ाम डेरोजियो पे लगे, उनके स्टूडेंट्स पे भी लगे, और सबने डेरोजियो को ही इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि वो बच्चों को हिंदुइज्म के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू पीपल और जो ब्रिटिश लोग थे वो भी, क्योंकि वो यूरोजियन को इतना अच्छा नहीं समझते थे, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने सबने मिलकर डिसाइड किया कि भाई डेरोजियो को तो अब हिंदू कॉलेज से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इनको अपनी बातों को जो है वो प्रोसिक्यूट करने का कोई मौका नहीं दिया गया, और यहाँ पे जो यूरोएशियन की क्या उस समय पे स्थिति थी, क्या स्टेटस था, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल डॉक्टर एंसलम ने डेरोजियो पे कहते हैं हाथ उठाया था थप्पड़ मारने के लिए, मींस उनको स्लैप करने के लिए हाथ उठाया था, और डेरोजियो एकदम से पीछे हट गए थे बड़ी तेजी से, और अपने आप पे उन्होंने हाथ नहीं पड़ने दिया। और से फिर उसके बाद डेरोजियो जो थे उन्हें फोर्स किया गया रेजिग्नेशन देने के लिए, और डेरोजियो ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और उन्हें अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का कोई भी मौका नहीं दिया गया। ऐसा उन्होंने जब एच विल्सन ने पत्र लिख के उनको बताया कि उन पे ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, तब उन्होंने जवाब दिया था। तो एच विल्सन जो थे वो भी उसी पैनल के मेंबर थे जो डेरोजियो का रेजिग्नेशन मांग रहा था। तो एच विल्सन भी नहीं चाहते थे कि डेरोजियो अपनी पोस्ट पे बने रहें। राजा राम मोहन राय ने इनके डिसमिसल के टाइम पे कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय चाहते तो इन्हें रिजाइन नहीं करना पड़ता और ये कॉलेज में अपनी पोस्ट पे बने रहते। लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसलिए इंटरफेयर नहीं किया कि राजा राम मोहन राय खुद एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से आते थे, और जो बीफ वाला इंसिडेंट हुआ तो उस वजह से उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से, ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं से विरोध करना उचित नहीं समझा। जबकि बाकी के जो मेंबर्स थे इनके ऊपर एलिगेशंस लगाने के बाद जो पैनल बनाया गया था, उनमें ज्यादातर लोग जो थे वो डेरोजियो के रेजिग्नेशन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि डेरोजियो इस पद से हटे, इस पोस्ट से हटे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे, जैसे एच विल्सन जो थे वो चाहते थे कि ये रेजिग्नेशन दे दी। बाद में इन्होंने एक लेटर लिख के जब डेरोजियो को बताया कि तुम्हारे खिलाफ 3 इल्जाम मेन लगाए गए हैं, एक तो एथियज्म का कि तुम भगवान में नहीं मानते, और दूसरा इंसेस्चुअस रिलेशंस का कि आप भाई बहन के जो हैं वो संबंधों को जो है बिगाड़ रहे हैं, मतलब मीन्स अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं आप, ऐसा करके कुछ इल्जाम था। और तीसरा था कि आप स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ फाइट करने के लिए उकसाते हैं। तो डेरोजियो जो थे उन्होंने एथियज्म वाले क्वेश्चन का आंसर तो उन्होंने इस तरह दिया कि अगर मैं एथियज्म को सपोर्ट करता हूं और उन कुछ स्टूडेंट्स को अगर मैं एथियज्म सिखा रहा हूं, तो जो लोग थीइज्म वाले हैं, मीन्स जो भगवान में विश्वास रखते हैं, फिर तो उन्हें भी मैं ही बता रहा हूं कि हाँ तुम भगवान में विश्वास करो, तुम मत करो। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? वो उनका जब डिसमिसल हुआ था तब उन्होंने फेक न्यूज कह के इन सब जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उनका खंडन किया था। और डेरोजियो के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाए गए
तो उन्होंने एच विल्सन को अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो भी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो सब के सब बिल्कुल बेसलेस हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल फेक न्यूज़ हैं वो। उन्होंने ह्यूम्स के सेलिब्रेटेड डायलॉग, जो ह्यूम्स के क्लैंथ और फाइलो के बीच में डायलॉग थे, वो उसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से क्लैंथ और फाइलो के बीच में जो डायलॉग्स थे कि उसमें एक बात कही गई है कि ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। जब इंसान अपनी इग्नोरेंस को मान लेता है वही सबसे बड़ी समझदारी की बात होती है। इसके अलावा डेरोजियो बैकन्स के एसे द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाउट से कोट करते हैं, इफ अ मैन विल बिगिन विद सर्टेनिटीज ही शैल एंड इन डाउट। अगर कोई इंसान बिल्कुल कोई चीज़ को पक्का पक्का मान लेता है, उसके बाद वो अगर क्वेश्चन पे क्वेश्चंस पूछना शुरू करे तो लास्ट में उसे डाउट ही मिलेगा। मीन्स उस कोई भी चीज़ इस दुनिया में फिक्स्ड नहीं है, और जो अपनी इग्नोरेंस से संतुष्ट हो जाता है वही व्यक्ति ज़्यादा सही है। जो जिसे ये पता है कि मैं इग्नोरेंट हूँ या मुझे कुछ जानना बाकी है दुनिया में, और वो उसके बारे में क्वेश्चंस करता है तो उसे आंसर मिलते रहते हैं। लेकिन जो अपने आप को समझदार समझ के बैठ जाता है कि हाँ जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है, तो वो कुछ नहीं समझ सकता आगे लाइफ में। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी अज्ञानता को मान लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमें जो यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म है, मीन्स ये पूरी यूनिवर्स में आप कभी भी पूरी बात कभी भी जान नहीं सकते, क्योंकि आपको स्केप्टिसिज्म मीन्स होता है कि कितना भी आप पूरी सच्चाई जान लो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक डाउट तो रह ही जाता है। कभी भी कोई भी सच अपने आप में पूरा नहीं होता, और इसलिए हमें स्केप्टिसिज्म के ही खातिर अपनाना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, अज्ञानता का मान लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नॉलेजेबल नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, क्वेश्चन पूछने चाहिए, और कोई भी आपका विश्वास बन ही नहीं सकता जब तक कि आपके मन में कोई संदेह ना हो। बिना अविश्वास के विश्वास कभी नहीं बन सकता। इसके अलावा वो एनलाइटनमेंट के कुछ एलिमेंट्स को सामने रखते हैं। उसमें वो 3 चीजें बताते हैं। एक तो कि जो डाउट है, डाउट की इंपॉर्टेंस बताते हैं। ये सब बातें ये बता रहे हैं जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा एथियज्म का, उसके कंटेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाउट, फर्स्ट नंबर, कि सबसे पहले आपको, जब तक आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं होगा भगवान है या नहीं है, तब तक आप उसको खोजेंगे कैसे, आप उसके बारे में जानने के बारे में कोशिशें कैसे करेंगे। सेकंड नंबर है, जो सबसे बड़ी समझदारी की बात है वो यही है कि जब इंसान अपने अंदर की अज्ञानता को जान लेता है, वही सबसे समझदारी की बात है। तीसरी चीज है कि आर्ग्यूमेंट की जरूरत, कि आर्ग्यूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जो है एनलाइटनमेंट के साथ जो भी व्यक्ति होगा वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि एक साइड की तरफ ही देखे और फिर दूसरी तरफ से अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर दी। ये अपनी आंखें और कान बिल्कुल बंद कर ले। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया मेरे बारे में, सब फेक न्यूज सुन के, और मुझे तो अपने बोलने का या अपना डिफेंस करने का कोई मौका ही नहीं दिया। ह्यूम के सेलिब्रेटेड डायलॉग जो क्लैंथ और फाइलो के बीच में है, उसका एग्जाम्पल वो थेइज्म के बारे में देते हैं। जब फाइलो और क्लैंथ के बीच में एथियज्म और थेइज्म के बारे में बात हो रही है। मैं अगर गॉड में नहीं मानता तो ये मेरी पर्सनल है, और फिर
मुझे अपने स्टूडेंट्स को एक एजुकेटर के तौर पे क्या सिखाना चाहिए, एक जो मेरा जो है एक पेडागॉजिकल रोल क्या होगा एज अ टीचर इंस्ट्रक्टर। मैं यही तो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाऊं कि वो आसपास की चीजों पे ध्यान ना दें। मैं तो यही सिखाऊंगा ना कि वो आसपास की चीजों पे ध्यान दें, वो क्वेश्चंस पूछें और अपने क्वेश्चंस का आंसर पता करने की कोशिश करें। यही मेरी कोशिश थी और मैं खुद अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं क्यों किसी स्टूडेंट को ये कहूंगा कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करें। और दूसरा, कोई कहता है कि मेरी बहन की शादी किसी हिंदू से होने वाली थी, कोई कहता है मेरी बेटी की शादी किसी हिंदू के साथ होने वाली थी, वो बोलते हैं मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। और ये सब बातें जो हैं मेरे खिलाफ, मैंने पता किया है कि मेरे खिलाफ ये सब बातें जो है कुछ बिजी बॉडी लोग, मतलब कुछ बिजी लोग फैला रहे हैं मेरे बारे में। जैसे वृंदावन घोषाल नाम का एक ब्राह्मण है, वो जाके लोगों के घरों में जाके मांगते हैं, मांग के खाने खा के गुजारा करते हैं, लेकिन वो तरह तरह की स्टोरीज जो हैं वो सुनाते हैं लोगों को इस तरह बना बना के। तो इस तरह की बातें हुई। डेरोजियो ने विल्सन को ये भी बताया कि सर मुझे तो मेरे डिफेंस में कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। खैर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि आप लोगों ने मुझे स्केप्टिक कहा या इनफाइडल कहा, क्योंकि ऐसे नाम तो उन लोगों को जरूर दिए जाएंगे जो भी अपने विचार रखेंगे रिलीजन के बारे में या अपने रिलीजन के बारे में कुछ सोचेंगे या कोई क्वेश्चन उठाएंगे, तो उनको तो ये सब नाम दिए ही जाएंगे, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। उसके बाद डेरोजियो जो थे उन्हें डिसमिस करने का एक्चुअली रियल रीजन ये था कि लोगों के अंदर चेतना फैलने लगी थी। जो कुछ भी वो आसपास होते हुए देखते थे उसके खिलाफ लोग जागरूक हो गए थे। मीन्स उनके दिमाग में बात आ गई थी कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो चीजें हैं, शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। जो खासतौर पे जो नई जनरेशन थी वो ध्यान देने लगी थी इन सब चीजों पे। घिसी पिटी जो रीति रिवाज थी उनके खिलाफ लोगों के दिमाग में अब क्वेश्चंस आने लगे थे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट थी वो तो उन्होंने तो एक्यूजेशन से उन्हें फ्री कर दिया था और उन्हें डिफेंड भी किया था, बट कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि डेरोजियो जो हैं वो इस्तीफा दें, रेजिग्नेशन दें। हिंदू कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, स्पेशली जो डेरोजियो के स्टूडेंट्स थे, वो यूरोपियन स्टूडेंट्स थे, जो दूसरे कॉलेजेस के जो यूरोपियन स्टूडेंट्स थे या ब्रिटिश स्टूडेंट्स थे, उनसे इंग्लिश और साइंसेज में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये भी एक कारण था। रिजाइन करने के बाद डेरोजियो ने अपना खुद का न्यूज़पेपर जो था ईस्ट इंडियन वो चलाया। अपनी डेथ तक वही उस पर ही वर्क वो करते रहे। और डेरोजियो जो पहले भी पोइट्री लिखते थे तो वो एन ईस्ट इंडियन नाम के स्यूडोनिम से लिखते थे और कुछ पॉम्स में उनका ये एक स्यूडोनिम मिलता है। मीन्स एक जो नेम जिस नाम से वो कविताएं लिखते थे एन ईस्ट इंडियन नाम से वो लिखते थे। और उनको जो है वो 23 साल की एज में जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया उसके थोड़े टाइम बाद ही उन्हें कॉलरा हो गया और 26 दिसंबर 1831 को वो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी एक पॉम लिखी और उसमें उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के नाम अपना एक संदेश दिया। उस पॉम का नाम था टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज और उन्होंने ये संदेश दिया कि जो मैं चिंगारी तुम्हारे दिल में छोड़ के जा रहा हूँ वो बुझने ना पाए, वो आज़ादी की चिंगारी बुझने ना पाए। और उनके स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपना उनके संदेश को दिल से लगा के रखा और उनकी एकेडमिक एसोसिएशन का जो भार है, जो डेविड हेयर थे, उन्होंने अपनी गाइडेंस में उसे कंटिन्यू रखा। उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्हें डेरोजियन और यंग बंगाल ग्रुप कहा जाता है। उन्होंने देश के कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल जो एरियाज हैं उनमें अपनी सेवा करनी चालू रखी। उन्होंने काफ़ी मात्रा में लिखा और जो आज़ादी की जो ये मशाल थी उसे जलाए रखा। और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि पूरे देश की जो भी हालत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उसे सब जगह फैलाना। और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी काम किया। हालांकि ये लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए, पर हाँ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ गई कि हाँ समाज में बुराइयां हैं और इनको सुधारा जा सकता है।
डेरोजियो पे काफ़ी बुक्स लिखी गई और इनकी बायोग्राफी पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बुक्स लिखी गई, क्योंकि इनकी डेथ के बाद इनके बारे में सब सारी जानकारी जो है वो पूरे कोलकाता से हटा दी गई थी। सारी इनकी पोइट्री मिटा दी गई थी, सब इनकी मैगजीन वगैरह सब बंद हो गई थी जो जिनमें भी ये पोइट्री रखते थे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिटा दी गई थी। और तो ज़्यादा जानकारी आज भी इनके बारे में नहीं मिलती, इनके या इनके परिवार के बारे में, लेकिन कुछ लोग, कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इनके बारे में रिसर्च की और बुक्स लिखी और काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल के हमें इन बुक्स के थ्रू दी है। उनमें से एक नाम है थॉमस एडवर्ड्स का, जो बायोग्राफर हैं हेनरी डेरोजियो के। उन्होंने उनकी जो बायोग्राफी लिखी है वो इस नाम से लिखी है, हेनरी डेरोजियो द यूरेशियन पोएट, टीचर एंड द जर्नलिस्ट। 1884 में इन्होंने लिखी थी ये। दूसरे हैं एलियट वॉल्टर मेज, इन्होंने 1905 में वर्क लिखा था, हेनरी डेरोजियो द यूरेशियन पोएट एंड रिफॉर्मर। रोजिंका चौधरी ने काफ़ी रिसर्च किया इनके बारे में और उन्होंने काफ़ी ध्यान दिलाया है कि हमने डेरोजियो के पोएट ऑफ इंडिया का इन्होंने दर्जा, इन्होंने डेरोजियो पोएट ऑफ इंडिया द डेफिनेटिव एडिशन इनका है। और इन्होंने द राइटिंग ऑफ हेनरी लुई विवियन डेरोजियो लिखा है। पॉलिटिक्स ऑफ नेमिंग नाम का ऐसे है, द पॉलिटिक्स ऑफ नेमिंग डेरोजियो इनटू फॉर्मेटिव मोमेंट्स ऑफ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। जेसी बागल हैं, उन्होंने, वो एक हिस्टोरियन हैं और उन्होंने डेरोजियो का बायोग्राफिकल अकाउंट लिखा है मॉडर्न रिव्यू के नाम से, 1934 में इन्होंने लिखा था। विनय घोष हैं जिन्होंने विद्रोही डेरोजियो नाम से 1961 में इनके बारे में लिखा, इनकी बायोग्राफी के बारे में। इनका बायोग्राफिकल अकाउंट इन्होंने लिखा बंगाली में और उसमें डेरोजियो का रेडिकल और रिबेलियस इंटेलेक्चुअल स्पिरिट को इन्होंने शो किया है। एक रुद्रांशु मुखर्जी नाम से एक राइटर हैं, उन्होंने द डेरोजियो अफेयर लिखा 2017 में और काफ़ी इन लोगों ने रिसर्च की, काफ़ी कुछ इनके बारे में लिखा। रोजिंका चौधरी ने एक और लिखा है इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स नाम से, यंग बंगाल एंड ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। सुशोभन चंद्र सरकार ने लिखा है डेरोजियो एंड यंग बंगाल रिनेसां के बारे में इन्होंने लिखा है। डेरोजियो ने अपने रेजिग्नेशन के बाद काफ़ी अच्छे से अपने आप को कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया था कि उनकी डेथ के बाद उनकी विल में ये लिखा था कि वो कलकत्ता के एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन थे और उनके पास 1 कैरेज विद 4 हॉर्सेस था, एक प्रिंटिंग प्रेस थी खुद की और एक कंसिडरेबल लाइब्रेरी थी। ऐसे कहते हैं या तो ब्रिटिश लाइब्रेरी ही है या फिर डेरोजियो के पास ही है लाइब्रेरी। हेनरी डेरोजियो पॉपुलर कल्चर मीन्स टीवी, सिनेमा, इनमें हेनरी डेरोजियो पे झोर नाम से एक मूवी बनाई उत्पल दत्त ने, जो बहुत मशहूर अभिनेता उत्पल दत्त रहे हैं, उन्होंने बनाई। उसमें एक्टर उज्जवल सेन ने डेरोजियो का रोल किया है। और भारत एक खोज में श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था बंगाल रिनेसा के ऊपर जो एक एपिसोड, तो उसमें टॉम एल्टर ने हेनरी डेरोजियो का बहुत ही खूबसूरत रोल प्ले किया है, बहुत ही अच्छा अभिनय। 1988 में सीरियल आप जरूर देखिए, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उस समय पे राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डेरोजियो के बारे में मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर 2009 में डेरोजियो पे एक कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया था। कमेमोरेटिव स्टैंप होते हैं जो सेल के लिए नहीं होते, सिर्फ किसी की रिमेम्बरेंस में। डेरोजियो के जो वर्क्स हैं उनमें पॉम्स है। 1827 में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें द हार्प ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रल, इस तरह की पॉम्स हैं। द फकीर ऑफ जंगीरा, अ मेट्रिकल टेल एंड अदर पॉम्स 1828 में आया था ये कलेक्शन इनका। इसमें आपको टू इंडिया माई नेटिव लैंड, टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, ये बाद में आई हैं पोइट्री। इन्होंने कुछ शॉर्ट पॉम्स भी लिखी है, सोनेट टू द मून, द गोल्डन वास, सोनेट डेथ माई बेस्ट फ्रेंड और टू इंडिपेंडेंस।
उनका नेशनलिज्म के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन था, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है बताने वाली कि डेरोजियो ही वो चिंगारी थे जिन्होंने, डेरोजियो ही थे। अगर आप ये सोचिए कि सदियों से गुलामी की आदत वाले इंडियंस को, गुलामी के इन द सेंस कि पहले वो राजाओं के अंडर रहते थे, फिर मुगल बादशाहों के अंडर रहते थे, फिर उन्होंने कैसे सोचा कि हम भी आजाद हो जाएं। तो ये सब बताने वाले कि आजादी क्या चीज होती है, कैसे फ्री थिंकिंग क्या होती है, ये तो डेरोजियो ने स्टार्ट किया था ना, ये सब सिखाना तो डेरोजियो ने ही स्टूडेंट्स को सिखाया। स्टूडेंट्स जो थे, मीन्स जो फ्रेश माइंड थे, उनके दिमाग में नए आइडियाज शुरू हुए। उन्होंने रूढ़िवादिता का विरोध किया, तब नई बातें सोची, तब जाके ये जो चिंगारी है आजादी की मशाल बनके बाद में जो नेशनल लेवल पे इतना ज्यादा जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है जो डेवलप्ड हुआ, उसके पीछे की जो चिंगारी थे वो डेरोजियो ही थे। डेरोजियो अगर ये सब सिखा के ना जाते तो शायद आज हम आजाद भारत में आराम से नहीं बैठे होते। उनका जो इन्फ्लुएंस था स्टूडेंट्स पे इतना ज्यादा था कि वो उसे एक इंसान से ज्यादा समझते थे। वो अपने जीवन की निजी बातें भी उनसे डिस्कस करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो उनसे इन्फ्लुएंस होके वो राइटिंग्स भी लिखते थे। और उनके स्टूडेंट्स ने जो सोशल एविल्स को खत्म करने पे काम किया, उन्होंने कोई बड़े स्केल पे काम नहीं किया। वो सिर्फ उनके स्टूडेंट्स कोई गुंडागर्दी नहीं करते थे, कोई मार काट, कोई वायलेंस नहीं करते थे। वो बस सोशल एविल्स के बारे में बात करते थे, लोगों को अवेयर करते थे। और इस चीज ने फ्यूचर जनरेशंस को सोशल चेंजेस के लिए काफी इंस्पायर किया। आने वाली जनरेशंस जो थी काफी इंस्पायर हुई। और जो डेरोजियो का खुद का इंस्पिरेशन था वो रोमांटिक्स पे आया, क्योंकि जो रोमांटिक्स थे, जो ब्रिटिश रोमांटिक्स पोएट्स थे, जैसे कीट्स थे, शैले थे, बायरन थे, वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, ये अपोज करते थे पुराने जमाने की चीजों को, ऑर्थोडॉक्सीज को, जो कि उनसे पहले वाले न्यो क्लासिकल्स लोग मानते थे। और जो डेरोजियो थे वो नेशनलिज्म को भी मानते थे, और जो रोमांटिक्स थे उनकी इस बात को मानते थे कि हाँ, ऑर्थोडॉक्सीज को नहीं मानना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी इंग्लिश थॉट्स उनको पता चली पूरे वर्ल्ड के बारे में, उन्होंने उसे इंडिया के उस समय के कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक चीज के साथ अपने आप को एक आइडेंटिफाई किया, अपने स्टूडेंट्स और खुद में एक ही उन्होंने आइडेंटिफिकेशन देखा कि वो भी इसी धरती के हैं और मैं भी इसी धरती का हूँ, यानी हम दोनों ही इंडिया के हैं, हम दोनों ही इंडियन हैं। तो उन्होंने इस तरीके से उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया। वो विमेन की पोजीशन सुधारना चाहते थे सोसाइटी में। उनकी जो पोएट्री अगर आप पढ़ें तो उनकी पॉम्स जो हैं वो पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म से भरी हुई हैं। और उन्होंने जो मैगजीन और न्यूज़पेपर जो शुरू किए थे, उनके मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में इंडिया गजट के वो सब एडिटर रहे हैं, कलकत्ता गजट के, इंडियन मैगजीन, बंगाली जर्नल, द इंक्वायरर, हेस्परस, द बंगाल एनुअल और कैलेडियोस्कोप, और उनका खुद का न्यूज़पेपर ईस्ट इंडियन। वो सब रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गन थे यूरेशियन के इंडिया में, कि ये मैगजीन्स ऐसे थे जो सोसाइटी में लिबरल इश्यूज को समझने के लिए क्लेम करते थे कि इनके बारे में लिबरल इश्यूज होते थे। हर चीज पे खुल के लिखा जाता था, रिलीजन पे, सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, सब चीजों पे। जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट इनके न्यूज़पेपर द यूरेशियन को जो दिया था, नहीं, इनका जो न्यूज़पेपर था ईस्ट इंडियन, उनको जो सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूट दिया वो जॉन ग्रांट ने दिया, जब उन्होंने ये कहा कि चाहे उनके कॉन्टेम्परेरीज में उनके काम करने के तरीके के बारे में चाहे कितने ही डिफरेंसेस होंगे, पर सब लोग एक बात में तो मानते हैं कि जो
एडिटर है उसका जो टैलेंट है, उसकी जो ऑनेस्टी है और उसके जो व्यूज़ हैं वो उनमें कोई मतभेद नहीं है। मीन्स सब लोग मानते थे कि ये एडिटर टैलेंटेड है, ऑनेस्ट है और इसके व्यूज़ जो हैं बिल्कुल खुले हैं। तो ये सब था इनके बारे में। मंजू डालमिया ने एक ऐसे लिखा, डेरोजियो द इंग्लिश टीचर। डेरोजियो के जो व्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा इंडियन थे। वो एक जेन्युइन इंडियन लिबरल थे जो कि ऐसे समय में रह रहे थे कि जब बदलाव का समय चल रहा था। वो इंडियन लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट थे और उन्हें ही इंडियन नेशनलिज्म का असली जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है, जिन्होंने इंडिया को शेप दिया। जो भी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म या आइडिया ऑफ फ्रीडम था वो सिर्फ उस समय के बंगाल की सिचुएशन पे ही अप्लाई किया था, लेकिन यही छोटा सा आइडिया बाद में आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करता गया और बड़े बड़े लीडर्स जो थे उन्होंने इन्हीं से ही ये आइडिया लिया। भारत एक खोज नाम का जो सीरियल था उसमें जो श्याम बेनेगल ने इन पे एपिसोड बनाया है, एक्चुअली वो भारत एक खोज जो सीरियल है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो उसी का ही एक ये चैप्टर है जिसमें बंगाल रेनेसां और डेरोजियो का भी उन्होंने जिक्र किया है। इट मीन्स कि डेरोजियो के बारे में जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे वो सब जानते थे कि उन्होंने बंगाल में ऐसा किया था और उनसे प्रेरित होके ये नेशनलिज्म का आइडिया जो है उसने इतना बड़ा रूप लिया आने वाले टाइम में कि भारत आज़ाद हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो डेरोजियंस बाकी हैं, अभी तो बंगाल ग्रुप बाकी है, यंग बंगाल ग्रुप। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं डेरोजियन के बारे में बात करने वाली हूँ। थैंक यू।